शेयर कैपिटल चैप्टर अकाउंटेंसी का पार्ट नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज इक्विटी शेयर्स के बारे में। इक्विटी शेयर्स को हिंदी में समतांश कहा जाता है। सेक्शन 85(2) कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार ये बोला गया कि जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होते वो इक्विटी शेयर्स होते हैं। इन्हें लाभांश जो होता है वो प्रेफरेंस शेयर के बाद में दिया जाता है, क्योंकि ये कंपनी के वास्तविक मालिक होते हैं। पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे दो, उसके बाद कुछ बचेगा तो फिर इनको लाभ का हिस्सा दिया जाएगा। इनको लाभांश की दर जो है वो भी निश्चित नहीं होती, मतलब डिविडेंड देने का जो रेट है वो फिक्स नहीं होता। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद, लाभ देने के बाद जो कुछ बचेगा, थोड़ा बचेगा तो इनको थोड़ा मिल जाएगा, ज़्यादा बचेगा तो ज़्यादा मिलेगा। इसलिए डिविडेंड का रेट जो है वो फिक्स नहीं होता। कंपनी की जब समापन होता है, डिसोल्यूशन होता है, तब प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पूंजी पहले लौटाई जाती है। उसके बाद अगर कुछ पूंजी बचती है तो इनको दी जाएगी, नहीं तो इनको कुछ नहीं मिलेगा। एनुअल जनरल मीटिंग, साल में एक बार मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स हमारे आते हैं। उस टाइम पर कुछ इंपॉर्टेंट फैसले लिए जाते हैं, तो उस टाइम पर इनको वोट डालने का अधिकार होता है, अपनी बात कहने का अधिकार होता है। नॉर्मली जब हम जब हम कंपनी में शेयर की बात करते हैं तो हम ऑर्डिनरी शेयर की बात करें तो वो हमारे इक्विटी शेयर ही होते हैं। ये ध्यान आप लोगों ने रखना है। नोट में लिखा गया आगे कि इक्विटी शेयर जो होते हैं इसके आगे कोई टाइप्स नहीं होते। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में डिफरेंस। तो पहला डिफरेंस हमारे को दिया गया लाभांश की दर या रेट ऑफ डिविडेंड। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं इनको जो डिविडेंड दिया जाता है, लाभ का हिस्सा दिया जाता है, उसका रेट फिक्स होता है। निर्धारित दर से या फिक्स रेट से इनको डिविडेंड दिया जाता है, चाहे कंपनी को कितना भी लाभ हो। इक्विटी शेयर की जो रेट होता है वो फिक्स नहीं होता। रेट इज़ नॉट फिक्स्ड, इट चेंजेस एज पर द क्वांटम ऑफ द प्रॉफिट। जितना लाभ होता है उसके अनुसार ये इसकी जो रेट होता है वो चेंज हो जाता है। ज़्यादा लाभ बच गया प्रेफरेंस शेयर को देके तो उनको ज़्यादा मिलेगा, कम बचा तो कम मिलेगा। सेकंड पॉइंट है लाभांश का भुगतान या पेमेंट ऑफ द डिविडेंड। तो पहले प्रेफरेंस शेयर को दिया जाता है और फिर इक्विटी शेयर को दिया जाता है। तो बिफोर इक्विटी शेयर्स द अमाउंट इज़ पेड टू द प्रेफरेंस शेयर एंड आफ्टर प्रेफरेंस शेयर द अमाउंट इज़ पेड टू द इक्विटी शेयर्स। थर्ड पॉइंट है लाभांश का बकाया, एरियर ऑफ द डिविडेंड। एरियर वर्ड बहुत ध्यान से समझ लें। एरियर वर्ड वो होता है, एरियर वर्ड का मतलब है वो पैसा जो हमें अभी मिला नहीं, ठीक है। तो एरियर जो यहाँ पर दिया गया, अगर किसी वर्ष हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड या लाभांश, लाभ का हिस्सा नहीं दे पाते तो उनका लाभ जो है वो इकट्ठा होता रहता है, संचित होता रहता है। इफ इन एन ईयर वी कांट पे द डिविडेंड देन द डिविडेंड गेट्स एक्यूमुलेटेड, whereas in case of the equity shares dividend can't be accumulated। समतांशों के हिस्से में की बात करें तो वहाँ पर इनका लाभ संचित नहीं होता। फोर्थ पॉइंट है पूंजी की वापसी या पेमेंट ऑफ द कैपिटल। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑन केस ऑफ द डिसोल्यूशन, कंपनी के समाप्त होने पर पहले प्रायोरिटी इज गिवन टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। सबसे पहले पैसा लौटाया जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, फिर लौटाया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर का। तो इक्विटी शेयर होल्डर में आप लिखेंगे लेटर ऑन द डिसोल्यूशन द अमाउंट इज पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। फिफ्थ पॉइंट है वोट का अधिकार या वोटिंग राइट। डिस्कस किया गया था जब भी कंपनी की मीटिंग में बहुत कोई इंपॉर्टेंट फैसले लिए जाते हैं, कुछ व्यक्ति एक तरफ बोलते हैं कि ये कार्य होना चाहिए, दूसरे बोलते हैं ये कार्य नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में वोट डलवाए जाते हैं। तो वोट देने के अधिकार की हम बात करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नॉर्मली वोट देने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि ये केवल लाभ में हिस्सेदार होते हैं, हानि में नहीं होते। मालिक वही होता है जो लाभ और हानि दोनों में हिस्सा ले। क्योंकि ये हानि में हिस्सा नहीं लेते, इसे इनको वोट देने का अधिकार मीटिंग में नहीं होता। परंतु एक छूट इनको दी गई है, विशेष परिस्थितियों में ये वोट दे सकते हैं। कौन सी परिस्थितियाँ हो सकती हैं? स्पेशल कंडीशंस, जब इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के डिविडेंड को बढ़ाने या घटाने के बारे में कोई नियम जो है वो पास करना हो, तो ऐसी स्थिति में फिर ये अपना वोट दे सकते हैं, अन्यथा किसी और बात पे ये वोट नहीं दे सकते। जबकि इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात करें, दे हैव ए वोटिंग राइट इन द मीटिंग। इनको सभी केसेस में वोट देने का पूरा अधिकार होता है। अगला है प्रबंध में अधिकार, पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट। सेम चीज़ है, प्रबंध मतलब बिजनेस को चलाने के बारे में निर्णय लेने का अधिकार। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ये अधिकार नहीं होता, क्योंकि ये मालिक नहीं होते पूर्ण रूप से। इक्विटी शेयर होल्डर को होता है, क्योंकि लाभ हानि सभी सहन करते हैं। तो अपने हिसाब से ये प्रबंधकों को आदेश दे सकते हैं कि आप कंपनी को किस प्रकार से चलाएंगे। सेवेंथ पॉइंट हमारा है शोधन या फिर रिडम्पशन।
शोधन या रिडम्पशन का मतलब होता है समाप्त करना। हम लोगों ने डिस्कस किया शोध पूर्वाधिकार रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के केस में हमने पढ़ा था ये शेयर जो होते हैं 10 या 15 वर्षों के लिए निश्चित अवधि के लिए इशू किए जाते हैं और जब ये टाइम ड्यूरेशन ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद इनके शेयर्स को समाप्त कर दिया जाता है। देयर कैपिटल इज़ रिटर्न टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स। जब हम बात करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स की तो देयर कैपिटल इज़ नॉट रिटर्न एंड इट इज़ रिटर्न ओनली ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी। इनकी पूंजी इक्विटी शेयर होल्डर्स की कंपनी पूंजी जो है वो केवल कंपनी के समाप्त होने पर ही लौटाती है, अन्यथा नहीं लौटाती। 8वां पॉइंट है अनिवार्यता या कंपल्शन। प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करना आवश्यक नहीं होता, कंपनी चाहे तो इशू करे, ना चाहे तो ना करे। इशूएंस ऑफ द प्रेफरेंस शेयर इज नॉट कंपलसरी। जबकि इक्विटी शेयर की हम बात करें तो इनका इशू करना बहुत ज़रूरी होता है, इसके बिना कंपनी बन ही नहीं सकती। इशूएंस ऑफ द इक्विटी शेयर इज कंपलसरी। 9th पॉइंट की हम बात करें जो हमारा है जोखिम या फिर रिस्क की बात हम करते हैं तो यहाँ पर रिस्क में आ जाएगा पहला पॉइंट कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जोखिम कम होता है, लेस रिस्क इज फाउंड हियर। क्यों? क्योंकि इनकी जो डिविडेंड लाभ का रेट है वो फिक्स होता है, चाहे कंपनी को लाभ हो या हानि इनको देना ही देना है, तो जोखिम कम होता है। इक्विटी शेयर होल्डर में जोखिम ज़्यादा होता है कि अगर लाभ नहीं हुआ तो इनको कुछ नहीं मिलता। 10th पॉइंट पर आते हैं पूर्वाधिकार या प्रेफरेंस। तो दे हैव प्रेफरेंशियल राइट्स, इनको ये अधिकार होता है, पूर्वाधिकार होता है। पहले हमने पढ़ा 2 पूर्वाधिकार हैं, पहले लाभ प्राप्त करने का अधिकार, कंपनी के समापन पहले संपत्ति कैपिटल प्राप्त करने का अधिकार। इक्विटी शेयर होल्डर्स को पूर्वाधिकार नहीं होता, दे डोंट हैव द प्रेफरेंशियल राइट्स। 11th पॉइंट हमारा है विनियोजक या फिर इन्वेस्टर्स। तो अब विनियोजक या इन्वेस्टर का मतलब है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में कौन व्यक्ति पैसा लगाना चाहते हैं। इनमें वही व्यक्ति पैसा लगाना चाहते हैं जो निश्चित रेट से लाभ चाहते हैं, वही इसमें पैसा लगाते हैं, बाकी नहीं। इनको पता है कि मुझे इतना पैसा चाहिए, वो लगाएंगे। इक्विटी शेयर होल्डर की बात करते हैं तो इनमें वो व्यक्ति होते हैं जो रिस्क लेना जानते हैं, रिस्क लेना भी चाहते हैं, आय भी प्राप्त करना चाहते हैं, मिल जाएगी तो भी सही है, नहीं मिलेगी तो भी सही है। और अगर शेयर्स का मूल्य बढ़ जाता है तो शेयर्स को बेच करके ज़्यादा मूल्य प्राप्त करने का इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से भी ये लोग जो है पैसा इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है अंश पूंजी या फिर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या चीज़ होती है? शेयर्स को बेच करके जो पूंजी इकट्ठी की जाती है उसे शेयर कैपिटल कहा जाता है। अब शेयर कैपिटल के प्रकार या अंश पूंजी के प्रकार हम डिस्कस करेंगे। काइंड ऑफ शेयर कैपिटल, उसमें पहला प्रकार हमारा आता है अधिकृत पूंजी या ऑथोराइज्ड कैपिटल। अधिकृत पूंजी ऑथोराइज्ड कैपिटल हमारी जो होती है इसको हम लोग पंजीकृत पूंजी, रजिस्टर्ड कैपिटल, नाममात्र की पूंजी या नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। अब ये क्या चीज़ होती है? जिस टाइम पर कंपनी को रजिस्टर करवाया जाता है, लास्ट ईयर बिजनेस स्टडीज़ में हमने पढ़ा था, उस टाइम पर कुछ एक डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं। उस टाइम में उसमें सबसे मेन डॉक्यूमेंट हमारा जो होता है उसको हम पार्षद सिमोनियम या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं। उसमें एक क्लॉज आता है कैपिटल क्लॉज या पूंजी वाक्य। उसमें ये लिखा जाता है कि कंपनी अपने पूरे जीवन काल में मैक्सिमम अधिकतम कितनी पूंजी इशू करेगी, कितने शेयर बेचेगी। वो जो मैक्सिमम लिमिट होती है टू इशू द शेयर्स दैट इज़ नोन एज ऑथोराइज्ड कैपिटल, इसको हमें अधिकार दिया गया या इस पूंजी के साथ हमारी कंपनी को रजिस्टर्ड किया गया, इसे रजिस्टर्ड कैपिटल या पंजीकृत पूंजी भी कहा जाता है। ये वो अधिकतम पूंजी है जो कि कंपनी अपने पूरे जीवन काल में इशू कर सकती है, इसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया गया था। सेकंड पॉइंट है निर्गमित पूंजी है इशूड कैपिटल, जिसे कि हमने इशू किया। जितनी भी कंपनी अपने पूरे जीवन काल में इशू कर सकती है शेयर्स, उतने सारी कंपनी इकट्ठे नहीं करती, जितनी आवश्यकता होती है उतने थोड़े थोड़े करके इशू करती है। इशू करना मतलब लोगों को बेचना, निर्गमित करना मतलब बेचना। जिसको कि खरीदने के लिए हम जनता को इनवाइट करते हैं, आमंत्रित करते हैं कि हम ये शेयर बेचने जा रहे हैं, उसे इशूड कैपिटल कहा जाता है। जो अभी तक इशू नहीं किए गए उन्हें अनइशूड कैपिटल या अनिर्गमित पूंजी कहा जाएगा। थर्ड पॉइंट हमारा है प्रार्थित पूंजी या सब्सक्राइब्ड कैपिटल। प्रार्थित पूंजी का मतलब होता है जिसके लिए लोगों ने हमें प्रार्थना पत्र भेजा, जिसके लिए एप्लीकेशंस हमारे पास हो चुकी हैं, लोगों ने एप्लीकेशन भेजी कि भाई हमारे को शेयर दे दो, तो जितनी एप्लीकेशन आ जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रार्थित पूंजी या फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। फोर्थ पॉइंट है मांगी हुई पूंजी या फिर कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब वो होता है कि वो कैपिटल जो हमने लोगों से भी मंगवाई है, ठीक है, जितना पैसा हमने मंगवाया। एग्जांपल के लिए अभी डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। मान लो 100 रुपये का हमारा शेयर है, हम क्या करते हैं 100 रुपये इकट्ठा नहीं मंगवाते, 25-25 करके 4 इंस्टॉलमेंट्स में 4 किस्तों में मंगवाते हैं।
पहले 25 मंगवाए, फिर 25, फिर 25 और फिर 25। मान लो अभी तक हमने 2 बार 25-25 करके मंगवाए, तो 50 रुपये हमने मंगवा लिए, तो ये मांगी हुई पूंजी है, कॉल्ड अप कैपिटल कहलाएगा। ना मांगी हुई पूंजी अनकॉल्ड कैपिटल क्या होगी कि 100 रुपये में से 25-25 करके 2 मंगवाए तो वो होगी कॉल्ड, और जो 25-25 करके अगले अभी नहीं मंगवाए वो होगी अनकॉल्ड कैपिटल। 6 पॉइंट क्या होती है, पेड अप कैपिटल या फिर चुकता पूंजी। पेड अप कैपिटल चुकता का मतलब है जो लोगों ने पे कर दिया, हमने पैसा मंगवाया था पर लोगों ने हमको जो दे दिया, लोग कौन, शेयर होल्डर, जिन्होंने शेयर खरीदे थे उन्होंने जो पैसा हमको पे कर दिया, उस पूंजी को हम बोलेंगे पेड अप कैपिटल। और जो लोगों ने नहीं दिया, हमने मंगवाया और जो लोगों ने पे नहीं किया, उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। ध्यान से इस वर्ड को नोट करें, आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट होगा। कॉल्स इन एरियर्स बताया गया था, एरियर वर्ड का मतलब होता है जो हमें नहीं मिला। नेक्स्ट हमारा संचित पूंजी या फिर रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल के बारे में बहुत ध्यान से हम समझें। कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 99 में ये बोला गया कि कंपनी एक विशेष प्रस्ताव पास करती है, एक विशेष मीटिंग बुलाती है, जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि हमारी कंपनी अपने शेयर कैपिटल का कुछ पार्ट अभी शेयर होल्डर से नहीं मंगवाएगी, कुछ हिस्सा कुछ पैसा शेयर होल्डर से नहीं मंगवाएगी, उसे हम शेयर होल्डर के पास ही रख छोड़ेंगे रिज़र्व के रूप में। जब कंपनी समाप्त होगी उस टाइम पर हमें पैसे की आवश्यकता होगी, तब हम शेयर होल्डर से मंगवाएंगे, तो उसे हम बोलते हैं रिज़र्व कैपिटल। ध्यान रखें क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे कैपिटल रिज़र्व के बारे में, और ये रिज़र्व कैपिटल है, दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो रिज़र्व कैपिटल से आपने ऐसे याद रखना है कि जो कैपिटल हमने रिज़र्व में, पहला वर्ड रिज़र्व है ना, तो जो कैपिटल हमने रिज़र्व में लोगों के पास रख दिया, हमने मंगवाया ही नहीं, ठीक है, और ये कब मंगवाया जाएगा, कंपनी के समाप्त होने पर, तो लोगों के पास ही पैसा पड़ा है, उसे हमने बोला रिज़र्व कैपिटल।